अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ हाफिज़ सलमान। आज हम हमारी सेकंड क्लास है रिफ़्रेशर बैच की, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक होगा आइज़ा 320 मटीरियलिटी। काफ़ी सारे बच्चों की इसमें कन्फ्यूजन होती है कि सर मटीरियलिटी और परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का क्या डिफरेंस है। ऑल्दो कि आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए होंगे, आपको कुछ चीज़ें याद भी होंगी, हो सकता है आपकी कॉन्सेप्ट ठीक भी हो, लेकिन हम उसमें एक क्विक जल्दी से हम उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अगर किसी की कन्फ्यूजन होगी तो वो दूर हो जाएगी, क्योंकि अक्सर बच्चों का क्वेश्चन आ रहा होता है सर मटीरियलिटी और परफॉर्मेंस मटीरियलिटी में डिफरेंस क्या है। वो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, इवन के CFAP लेवल पर, एडवांस ऑडिट लेवल पर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मटीरियलिटी और परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का क्या यूज़ है, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी किधर यूज़ होती है, मटीरियलिटी किधर यूज़ होती है। तो वो सारी चीज़ें आज हम समझ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि मटीरियलिटी की अगर मैं बात करूं, आपको एक छोटा सा रिकैप करा रहा हूँ। मटीरियलिटी ऑलरेडी आपको पता होगा, तो मटीरियलिटी का मतलब क्या है। देखिए, अगर मटीरियलिटी को मैं बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊं आपके एंड से, अगर आपका जो पेपर है, आपका ऑडिट का पेपर है, ठीक है, ऑडिट के पेपर में आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? आपको पास होने के लिए 50 मार्क्स चाहिए, ठीक है। अच्छा, 50 गलतियां अगर हुई, 50 से ज़्यादा गलतियां हुई, तो आप क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। और अगर तो आपने 50 मार्क्स को सिक्योर कर लिया, गलतियां आपकी 50 मार्क्स तक या 50 मार्क्स से कम होंगी, तो आप पास हो जाओगे। तो ये 50 मार्क्स है क्या? 50 मार्क्स मटीरियलिटी है। ये डिसाइड करिए आप पास होगे या फेल होगे। 50 मार्क्स तक की मिस स्टेटमेंट, 50 मार्क्स तक की गलतियां बर्दाश्त के काबिल हैं। 50 मार्क्स से जैसे ही क्रॉस होंगी तो गलतियां बर्दाश्त के काबिल नहीं होंगी और उसमें डिसीजन चेंज हो जाएगा। आपका जो डिसीजन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, ठीक है। तो 50 मार्क्स क्या डिसाइड कर रहा है? ये आपकी मटीरियलिटी डिसाइड कर रहा है। 50 मार्क्स से क्या हो रहा है? ओपिनियन चेंज हो रहा है एग्जामिनर का कि भाई आपका पेपर पास से फेल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मटीरियलिटी का अगर मैं कॉन्सेप्ट को पढ़ूँ, तो मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट बड़ा आसान सा है कि जिससे यूज़र का इकोनॉमिक डिसीजन इन्फ्लुएंस हो जाए, वो अमाउंट क्या होती है? मटीरियल होती है। जैसे मैंने आपको समझाया कि यार 50 मार्क्स आपके लिए क्या है? मटीरियल है। 50 मार्क्स से ज़्यादा अगर आप गलतियां करोगे तो आपका क्या होगा? आपका पेपर फेल हो जाएगा। मतलब आपका जो डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, आपका जो अल्टीमेटली फैसला है पास या फेल होने का, वो इन्फ्लुएंस हो रहा है इस चीज़ से, ठीक है। तो सिमिलरली अगर तो कोई मिस स्टेटमेंट आती है, कोई मिस स्टेटमेंट कंपनी में आती है, आपको आइडेंटिफाई होती है बीइंग एन ऑडिटर, और वो मिस स्टेटमेंट से आपको लग रहा है कि यूज़र का डिसीजन इन्फ्लुएंस होगा, यूज़र का डिसीजन इन्फ्लुएंस होगा। यूज़र का डिसीजन कैसा इन्फ्लुएंस हो सकता है? हो सकता है कि यार एक कंपनी ए है, 20 रुपये का प्रॉफिट बनाती है, एक कंपनी बी है जो कि वो भी 20 रुपये का प्रॉफिट बना रही है, ठीक है। अच्छा, मिस स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, मिस स्टेटमेंट्स आ जाती है एक कंपनी में, और उसके अंदर आपको आइडेंटिफाई होती है 5 रुपये की एडजस्टमेंट। अब वो 5 रुपये की आप एडजस्टमेंट करवाओगे तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। जब आपका प्रॉफिट कम होगा तो अल्टीमेटली अब आपके जब प्रॉफिट की कंपैरेबिलिटी करेंगे दूसरी कंपनी से, तो दूसरी कंपनी से कंपैरेबिलिटी में आपके प्रॉफिट्स कम होंगे। तो जो इन्वेस्टर होगा, वो इन्वेस्टर क्या चाहेगा? इन्वेस्टर चाहेगा कि भाई मैं दूसरी किसी कंपनी में जाके मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं। तो उसका डिसीजन क्या हुआ? उसका डिसीजन इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से जिस चीज़ से यूज़र का डिसीजन इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो चीज़ हमारे लिए क्या होगी? मटीरियल होगी। वो आइदर इंडिविजुअली भी मटीरियल हो सकती है, वो एग्रीगेट भी मटीरियल हो सकती है। इंडिविजुअल एग्रीगेट का आपने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि कोई भी मिस स्टेटमेंट, लेट्स से अगर तो मैं कहता हूँ कि भाई 100 रुपये मेरे लिए मटीरियल होगा, जैसे आपकी केस में 50 था, इधर मैं बोलता हूँ 100 रुपये मटीरियल होगा। अब एक मुझे मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होती है जो कि 105 रुपये की है, तो वो 105 रुपये मेरे लिए क्या होगा? 105 रुपये मेरे लिए मटीरियल होगा इंडिविजुअली, ठीक है। और अगर तो लेट्स से मेरे पास एक मिस स्टेटमेंट आती है 20 की, एक मिस स्टेटमेंट मेरे पास आती है 30 की, एक मिस स्टेटमेंट आती है मेरे पास 60 की,
अब ये इन एग्रीगेट अगर मैं मिला लूँ तो 110 बच जाएगा, और एग्रीगेट इन एग्रीगेट ये क्या होगा मेरे लिए मटेरियल होगा। तो ये भी मैंने पढ़ लिया, ये भी मैंने पढ़ लिया। मटीरियलिटी आइदर ड्यू टू साइज और नेचर। साइज मतलब अमाउंट, ठीक है, ड्यू टू अमाउंट भी कोई चीज़ मटेरियल हो सकती है, ड्यू टू नेचर भी चीज़ मटेरियल हो सकती है। देखिए एक चीज़ की आपकी फाइनेंशियल है, लेट से 10 मिलियन की, लेट से आपके एसेट्स हैं, ठीक है, 10 मिलियन के आपके टोटल एसेट्स हैं, ठीक है। 10 मिलियन के एसेट्स में से अगर 1 मिलियन के एसेट्स चोरी हो जाए, क्या आपको फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो बाई अमाउंट ये क्या है? मटेरियल है। अच्छा 10 मिलियन के अच्छा लेट से ये 10 मिलियन के आपके टोटल एसेट्स हैं, लेकिन इसमें से मैं बोलता हूँ कि जो चोरी हो जाए वो कोई 50,000 के चोरी हो जाए, या फिर मैं बोलता हूँ कि और इसको कम कर देते हैं 5,000 के एसेट्स चोरी हो जाए। अब फ़र्क पड़ेगा? कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 मिलियन की मेरे टोटल एसेट्स हैं, 5,000 की अगर कोई चोरी हो भी रही है तो मुझे कोई ख़ास बाई अमाउंट फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं इग्नोर शायद कर दूँगा। अच्छा अब ये चोरी करने वाला बंदा कौन है? ये चोरी करने वाला बंदा कोई सी सूट में से या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कोई बंदा है। अब ये बाय नेचर क्या हो गया? ये बाय नेचर मटेरियल होगा। या फिर 5,000 की एक मिस स्टेटमेंट है, कंपनी ने उसको एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड करा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, लेकिन ये 5,000 का एक्सपेंस क्या है? ये 5,000 का एक्सपेंस ब्राइबरी है। ब्राइबरी देना क्या है? नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, ब्राइबरी देना गलत है ना, इलीगल एक्टिविटी है, ठीक है। तो उस केस के अंदर ये ब्राइबरी क्या हो जाएगी? ये ब्राइबरी 5,000 की अमाउंट, बाई अमाउंट क्या है, बाई साइज क्या है, ये इमटीरियल है, लेकिन बाई नेचर क्या है? ये मटीरियल है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, चाहे 5,000 की क्यों ना हो रही हो, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी क्या है? इलीगल एक्टिविटी है। इलीगल एक्टिविटी का करना बाय नेचर क्या हो गया? मटेरियल हो गया। तो होपफुली ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, मटेरियल डेटा, मटेरियल बेस्ड ऑन कॉमन फाइनेंशियल नीड ऑफ यूजर्स एज अ ग्रुप। देखिए जब भी हम मटेरियलिटी कैलकुलेट करते हैं तो हमारे डिफरेंट यूजर्स हो सकते हैं, डेट होल्डर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम दूसरे उसमें कर लेते हैं। देखिए हमारे जो यूज़र्स हो सकते हैं वो डेट होल्डर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और हमारे यूज़र इक्विटी होल्डर्स भी हो सकते हैं। इक्विटी होल्डर्स मतलब शेयर होल्डर्स, डेट होल्डर्स मतलब बैंक वगैरह से आपने लोन लिया होगा, ठीक है। अच्छा हर किसी का जो देखने का अंदाज़ होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो डिफरेंट होता है, हर किसी का फोकस डिफरेंट होता है। लोन जिससे आपने बैंक वालों से अगर लोन लिया है तो बैंक वाले का ज़्यादा फोकस होगा आपके एसेट्स की तरफ, कि यार आपके एसेट्स अगर इतने कम ना हो जाए कि लोन की रीपेमेंट आप कर ना सको, उसका फोकस एसेट्स की तरफ होता है, ठीक है, नेट एसेट्स की तरफ। इक्विटी होल्डर्स का फोकस किधर होगा? कि प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ, प्रॉफिट बना के दो, रेवेन्यूज़ बना के दो, प्रॉफिट होंगे तो डिविडेंड भी मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा, ठीक है। तो हर किसी का फोकस डिफरेंट होता है। तो आपने जब मटीरियलिटी कैलकुलेट करनी है, तो आपने कॉमन फाइनेंशियल यूजर्स को सामने रखना है, जो कि मेजॉरिटी होगी उसको आपने सामने रखना है। लेट्स से आपका डेट टू इक्विटी रेशियो है, लेट्स से 10-90, 10% डेट है, ठीक है, 90% इक्विटी है। तो आप ज़्यादा जो मटीरियलिटी कैलकुलेट करोगे वो ज़्यादा किसके एंड से करोगे? इक्विटी होल्डर्स के एंड से करोगे, शेयर होल्डर्स के एंड से करोगे, क्योंकि इधर ज़्यादा कॉमन यूजर्स कौन से हैं? इक्विटी होल्डर्स। तो मटीरियलिटी जब भी कैलकुलेट करोगे एज अ ग्रुप, उसमें कंसीडर ये लोग भी हो जाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को आप कंसीडर करते हो एज अ ग्रुप
आप कैलकुलेट करोगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई डेट के लिए आप अलग मटीरियलिटी कैलकुलेट करो, डेट होल्डर्स के लिए, और इक्विटी होल्डर्स के लिए आप अलग मटीरियलिटी कैलकुलेट करो। ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक शेयर होल्डर्स के लिए अलग मटीरियलिटी कैलकुलेट करो, एक शेयर होल्डर के लिए अलग मटीरियलिटी कैलकुलेट करो। एज अ ग्रुप आप एक मटीरियलिटी कैलकुलेट करोगे। मटीरियलिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, बेंचमार्क मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। ठीक है, बेंचमार्क सेलेक्ट करने के कुछ फैक्टर्स हैं। वो क्या फैक्टर्स हैं? सबसे पहले तो ये देखना है यूज़र्स की अटेंशन। यूज़र्स की अटेंशन का आपको कैसे पता चलेगा? यूज़र्स की अटेंशन का सबसे पहले तो आपने देखना है ये कि नेचर क्या है एंटिटी की। क्या ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? ठीक है, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी वो तो प्रॉफिट कमाती नहीं है। ठीक है, जो प्रॉफिट एंटिटी कमाती नहीं है तो उसमें तो प्रॉफिट बेंचमार्क होगा ही नहीं कभी। ठीक है ना, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई एक कराची क्लब है। ठीक है, कराची क्लब में होते क्या है? मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स कैसे चला रहे कराची क्लब को? मेंबर्स बोलते हैं भाई ये हमारे हमें फैसिलिटी देने के लिए हमने एक क्लब बनाया है। ठीक है, उसमें जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह होंगे हम लोग जाके वहाँ बैठते हैं, गपशप करते हैं। कुछ हमने खेलने के लिए जगह बनाई हुई है, नमाज का प्रेयर एरिया बनाया हुआ है, कुछ गार्डन वगैरह बनाया हुआ है, वहाँ एक्टिविटीज़ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जिम है। तो वो उनकी फैसिलिटी के लिए अब वहाँ जितने भी फैसिलिटीज़ के एक्सपेंसेस हैं, अखराजात हैं, वो उसके लिए क्या करते हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है ना, ऑन अ मंथली बेसिस वो कंट्रीब्यूशन करते हैं। उसकी कोई जो मेंबरशिप फ़ी है, जो भी मंथली फ़ी होती है, वो उसमें कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, सारे मिलके जमा करते हैं। बोलते हैं भाई टोटल एक्सपेंस लेट से हमारे 1000 रुपये के हैं। ठीक है, 1000 रुपये के एक्सपेंसेस हैं और हमारे पास लोग कितने? 10 मेंबर्स हैं। तो 10 मेंबर्स क्या करेंगे? 10 मेंबर्स मिला के हर मेंबर 100 रुपये कंट्रीब्यूट करेगा और ये 1000 रुपये के एक्सपेंस को फुलफ़िल करेगा। तो इनका क्या 100 रुपये पे इनका फोकस होगा? नहीं, इनका फोकस 100 रुपये पे नहीं होगा। इनका फोकस इस अमाउंट पे होगा, एक्सपेंसेस पे, क्योंकि एक्सपेंसेस की बेसिस पे ही तो आपकी कंट्रीब्यूशन डिसाइड हो रही है। अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे तो ये भी आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, अगर एक्सपेंसेस कम होंगे तो ये भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो फोकस किधर है? इधर बचाने पे फोकस नहीं है कि पैसे हम बचा लें, प्रॉफिट बना लें, ये फोकस नहीं है। फोकस ये है कि भाई जितने भी अखराजात हैं उससे रिलेटेड हमें कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। तो भाई अखराजात ज़्यादा ना हो जाएं कि हम लोग अफोर्ड ना कर सकें, और देखेंगे कि भाई ज़्यादा तो अखराजात नहीं हो रहे, तो असल फोकस किधर होगा? एक्सपेंसेस पर फोकस होगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ एंटिटी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी है या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर तो प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी होगी तो उसका फोकस किधर होगा? प्रॉफिट पे फोकस होगा। गवर्नमेंट अगर एंटिटी है तो गवर्नमेंट का भी मकसद प्रॉफिट बनाना नहीं होता, पब्लिक को सर्व करना होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि भाई FBR है, ठीक है, FBR है, या फिर इसके अलावा पुलिस स्टेशन है। ठीक है, अब पुलिस स्टेशन के अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो उसमें जो गवर्नमेंट का फोकस होगा वो वंस अगेन क्या होगा? एक्सपेंसेस, कि भाई इतने ज़्यादा तो खर्चे नहीं हो रहे कि भाई हमारा बजट जो हमने जितना एलोकेट करा है पुलिस स्टेशन के इदारे को, अगर इतना ज़्यादा बजट से आउट ना हो जाए। ठीक है ना, तो उसका भी फोकस किधर होगा? एक्सपेंसेस होगा। ये नहीं होगा कि भाई चालान वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे नहीं हो रहे, पब्लिक के ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें हो रही हैं जिससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। रेवेन्यू जनरेट करना इनका मकसद ही नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट बनाना इनका मकसद ही नहीं है। इनका मकसद क्या है? भाई आवाम को सर्व करना, आवाम के लिए इदारा बनाया हुआ है, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए इदारा बनाया हुआ है, तो इनका फोकस भी एक्सपेंसेस होगा। तो नेचर ऑफ एंटिटी देखना आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी चीज़, वेयर द एंटिटी इन इट्स लाइफ साइकिल। देखिए, जब भी आप कोई नया इदारा खोलते हो, कोई भी नई कोई शॉप खोलते हो, तो आपका फोकस किधर होता है? आपका फोकस होता है कि भाई अभी फ़िलहाल तो 6-7 महीने तक मुझे कोई प्रॉफिट वगैरह बनेगा नहीं, मैं क्या करूँगा, ज़्यादा अभी मुझे अपनी कस्टमर बनाना है। कस्टमर बनाने हैं मतलब कस्टमर बनेंगे तो रेवेन्यू जनरेट होगा। तो अभी सिर्फ ये कि भाई रेवेन्यू जनरेट, भले मेरे एक्सपेंसेस जितने भी लग रहे हैं, अभी ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बनाने हैं। जब कस्टमर मेरे ज़्यादा हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मेरी फ़िक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी। जब फ़िक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली मैं प्रॉफिट में आ जाऊँगा। तो फिलहाल तो अभी रेंट वगैरह का खर्चा आएगा, जो मैंने लोग रखे हैं, लेबर रखी है, उनका भी खर्चा आएगा, तो अभी तो बेयर करना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे जब मेरी कस्टमर्स बन जाएंगे, रेवेन्यू आ जाएंगे, तो फिर मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। तो पहले अभी फोकस, जब शुरू की स्टार्टअप एंटिटी होती है उसका फोकस किधर होता है? उसका फोकस होता है रेवेन्यू पर। ठीक है, अच्छा जी, फिर आपने देखना है इंडस्ट्री।
कौन सी इंडस्ट्री है? बैंकिंग इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, ट्रेडिंग इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री कौन सी है? देखिए बैंकिंग इंडस्ट्री में फोकस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बैंकिंग इंडस्ट्री में आपका जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस असेस करी जाती है, जिससे बैंकिंग की रैंकिंग होती है। नॉर्मली आपने देखा होगा अक्सर न्यूज़ में आता है कि भाई इस बैंक के पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट्स करके रखे हुए हैं, ठीक है, ये बैंक ने ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स की डिसबर्समेंट करी हुई है। तो उनका ज़्यादा फोकस किधर होगा बैंकिंग इंडस्ट्री में? उनके एसेट्स की तरफ, टोटल एसेट्स की तरफ। जितने ज़्यादा डिपॉजिट्स आप करोगे तो कंपनी के पास बैंक में पैसे आएंगे, बैंक में पैसे आएंगे तो वो फिर एसेट्स इंक्रीज होंगे। तो अल्टीमेटली फोकस किधर होता है? टोटल एसेट्स पर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो बैंकिंग इंडस्ट्री होगी, उनका फोकस डिफरेंट होगा। दूसरी कोई इंडस्ट्री होगी, ट्रेडिंग इंडस्ट्री होगी, उसका हो सकता है कि भाई प्रॉफिट पे उसका इंटरेस्ट हो। अच्छा जी, द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन विच इट ऑपरेट्स। देखें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी जो अटेंशन है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, नेचर ऑफ एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड है, एंटिटी भी पुरानी है, इंडस्ट्री ट्रेडिंग इंडस्ट्री नॉर्मल इंडस्ट्री है, तो नॉर्मली यूज़र्स का फोकस इस टाइप की एंटिटी पे प्रॉफिट होता है, ठीक है। अगर तो प्रॉफिट ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है तो आप रेवेन्यू ले लोगे। लेकिन हो सकता है कि भाई बीच में आपने देखा था कोविड-19 आ गया था, ठीक है। अच्छा, कोविड-19 आया था तो उसकी वजह से जितने भी इदारे थे वो बंद हो गए थे, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई थी, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स बंद हो गई थी, रिसीवेबल जो आपको पैसे लेने थे तो वो ज़ाहिर है जब उनका धंधा नहीं चल रहा तो वो आपको पैसे नहीं दे रहे थे, आपके कैश फ्लो स्टक हो रहे थे। जब कैश फ्लो आपके स्टक होना स्टार्ट हो गए, दूसरों के भी स्टक होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि कारोबार नहीं था। तो अब मसला किधर आ गया? अब मसला आ गया आपके कैश फ्लोज पर। कुछ पेमेंट्स आपकी ड्यू थी, वो आपको पेमेंट्स निकालनी थी, ठीक है, आपके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आपके पास थे नहीं, वो नेगेटिव चल रहे थे, ठीक है। तो अब आप परेशान हो गए कि भाई मैं किस तरीके से, मेरे पास तो कैश अवेलेबल ही नहीं है, मैं तो नेगेटिव जा रहा हूँ, तो किस तरीके से मैं अपने सप्लायर्स को पैसे दूंगा, ठीक है। अगर पैसे नहीं दूंगा मैं तो बैंकरप्ट हो जाऊंगा, मेरी तो कंपनी बंद हो जाएगी। तो वो जो एक पीरियड था उस दौरान में यूज़र्स का फोकस डाइवर्ट किधर हो गया? उस वक्त मकसद ये नहीं था कि भाई मैं प्रॉफिट बना लूँ, रेवेन्यू बना लूँ। उस वक्त मकसद ये था कि भाई मेरे पास कैश फ्लोज कितने हैं, कैश फ्लोज इतना आ जाए कि भाई मैं अपने बिज़नेस को फॉर द टाइम बिंग रन कर लूँ। बिज़नेस मेरा बंद नहीं होना चाहिए, लॉस भले हो जाए मुझे, ठीक है ना, अभी फॉर द टाइम बिंग लॉस हो जाए, कोई मुझे कर्जा दे दे, कुछ भी हो जाए, बस मेरा बिज़नेस चलते रहना चाहिए, ठीक है। तो उस वक्त फोकस किधर था? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। तो उस दौरान में आपकी मटीरियलिटी का बेंचमार्क भी क्या होगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। एंटिटीज ऑनरशिप स्ट्रक्चर, क्या वो स्ट्रक्चर उसका डेट फाइनेंसिंग है? क्या वो स्ट्रक्चर उसका इक्विटी फाइनेंसिंग है? डेट फाइनेंसिंग ज़्यादा है तो आप क्या लोगे? डेट फाइनेंसिंग का फोकस किधर होता है? डेट होल्डर्स का फोकस ज़्यादा किधर होगा? डेट होल्डर्स का फोकस होता है एसेट्स पर या फिर नेट एसेट्स पर। एसेट्स पर कब होता है? एसेट्स पर जब होगा जब उसने कोई ना कोई आपसे किसी चीज़ की सिक्योरिटी ली होगी। मतलब कि उसने बोला कि भाई आप अपनी कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स रखवा दो मेरे पास एज अ सिक्योरिटी, या फिर आप इन्वेंट्री को मॉर्गेज करवा लो, ठीक है। तो अगर आपने कोई एसेट्स उसके बाद एज अ सिक्योरिटी रखवाए हुए तो उस एसेट्स पर ज़्यादा फोकस होगा। नेट एसेट्स अगर तो आपने कुछ सिक्योरिटी में नहीं रखवाया तो जाहिर है फिर उसको कंसर्न होगा भाई नेट एसेट्स, क्योंकि जाहिर है जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी तो सारी लाइबिलिटी सबसे पहले पे ऑफ होती हैं। अगर तो उसने एज अ सिक्योरिटी कोई चीज़ रखवाई हुई है फिर तो मसला ही नहीं है, लाइबिलिटी बाद में, पहले आप किसको दोगे? एज अ सिक्योरिटी जो रखवाई हुई है पहले वो आप पे ऑफ करोगे, ठीक है। लेकिन अगर तो कोई सिक्योरिटी नहीं रखवाई हुई तो सारी जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं वो पे ऑफ होंगी, जो बचेगा वो आखिरी में बैंक के पास भी जा रहा होगा। क्या नेट एसेट्स नेगेटिव तो नहीं है? अगर तो नेट एसेट्स नेगेटिव हैं तो ये बड़ा मसला होगा, अलार्मिंग सिचुएशन होगी, क्योंकि फिर
पैसे आपको कम मिलेंगे। अगर तो नेट एसेट्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये कि हाँ यार जितने भी एसेट्स हैं बेच बाच के लाइबिलिटी सारी वो पे ऑफ कर देगा, इंक्लूडिंग जो लोन आपको दिया होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यार अगर तो डेट होल्डर्स मेजर आपके पास हैं तो उसका फोकस किधर होगा, एसेट्स पर होगा या फिर आपके नेट एसेट्स पर होगा, या हो सकता है आपके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पर हो। ठीक है, लेकिन अगर इक्विटी फाइनेंसिंग कंपनी है, शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, मेजर शेयर होल्डर्स यूजर्स हैं, तो उस केस के अंदर आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका बेंचमार्क होगा या आपका रेवेन्यू बेंचमार्क होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा जी, द रिलेटिव वॉलेटिलिटी ऑफ बेंचमार्क इफ पीबीटी इज नॉट कंसिस्टेंट ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स इट विल नॉट बी सेलेक्टेड एज बेंचमार्क। अगर तो लेट्स से आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2022 में आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेट्स से 1000 रुपये, ठीक है, 2023 में लेट्स से आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 रुपये, 2024 में आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कोई 5000। क्या ये कंसिस्टेंट है? कंसिस्टेंसी तो है नहीं, वॉलेटाइल है बहुत ज़्यादा। अगर तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है तो वो बेंचमार्क आप सेलेक्ट नहीं करोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप सेलेक्ट नहीं करोगे, आप सेकंड ऑप्शन की तरफ जाओगे, रेवेन्यू, कि भाई अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि इधर यूज़र का ज़्यादा फोकस है तो वो फोकस आपका रेवेन्यू की तरफ होगा। तो वो बेंचमार्क सेलेक्ट आपने नहीं करना जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली जिसमें चेंज आता हो, तो वो बेंचमार्क आपने सेलेक्ट नहीं करना है। हमने लास्ट अटैम्प्ट का, रिसेंट अटैम्प्ट का पेपर भी देखा था जिसके अंदर हमने शुरू में बेंचमार्क सेलेक्ट करा था प्रॉफिट बिफोर टैक्स को, हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स को सेलेक्ट करा था। फिर हमने देखा था कि यार एक एडजस्टमेंट थी इम्पेयरमेंट की एडजस्टमेंट की वजह से आपका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो सिग्निफिकेंटली कम हो गया था। उस कम होने की वजह से आपने अपना बेंचमार्क को चेंज कर दिया था, बेंचमार्क आपने रेवेन्यू की तरफ शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, अच्छा जी, परसेंटेज है प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए आपने परसेंटेज लेनी है 5 to 10%, आपको लेनी है 5%। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए आपने एक परसेंटेज डिसाइड कर लेनी है, ये तो मैंने एक रेंज बताई 5 to 10%, आपने 5% यूज़ करनी है। ठीक है, किधर किधर यूज़ होती है? लिस्टेड एंटिटी के लिए भी यूज़ होती है, फोकस ऑफ यूज़र जहां अर्निंग हो, डिविडेंड पेइंग एंटिटी, ये तीन चीज़ों में नॉर्मली यूज़ हो रही होती है। अगर तो आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू में आपकी रेंज जो है 0.8 to 5% है। ठीक है, आपको क्या सेलेक्ट करनी है? आपको एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए 1% सेलेक्ट करनी है। अच्छा जी, अच्छा ये कब रेवेन्यू कब लेना आपने? जहाँ स्टार्टअप हो, अभी अभी नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ हो, या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो या बहुत ज़्यादा कम हो, तो उस केस में आपने रेवेन्यू सेलेक्ट करना है। ठीक है, टोटल एसेट्स 1 to 2% है, आपने वंस अगेन 1% लेना है फॉर एग्जाम पर्पस। हाईली लेवरेज एंटिटी विद सिग्निफिकेंट एसेट बैक्ड, अभी हमने बात करी ना कि भाई अगर तो आपने लोन लिया हुआ है और उसमें एज अ सिक्योरिटी आपने एसेट्स वगैरह रखवाए हुए हैं तो टोटल एसेट ज़्यादा फोकस होगा। इक्विटी नेट एसेट्स अप टू 3%, आपने 3% ही लेना है। ठीक है, और नॉट फॉर प्रॉफिट और एंटिटी के लिए एंटिटी विथ नॉमिनल और वॉलेटाइल अर्निंग एंड रेवेन्यूज़, अर्निंग भी वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं, रेवेन्यूज़ भी बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, फ्लक्चुएशन आ रही है, तो नेक्स्ट आपका क्या होगा? नेक्स्ट बेस्ट जो बेंचमार्क होगा वो नेट एसेट होगा। ठीक है, अगर तो नॉट फॉर प्रॉफिट और एंटिटी है तो उसमें भी हो सकता है कि भाई आपके नेट एसेट्स फोकस हो कि भाई हमारे पास नेट एसेट्स क्या पड़े हुए हैं। हाईली डेट एंटिटी है, उसमें भी हमने बात करी थी ना कि अगर तो डेट आपने बहुत ज़्यादा लिया हुआ है, कोई एसेट्स आपने सिक्योरिटी नहीं रखवाए हुए, तो उसमें फोकस क्या होगा? नेट एसेट्स होगा। अच्छा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन भी आपने 3% लेना है। प्राइमरी यूज़र इज लेंडर एंड फोकस ऑन एबिलिटी ऑफ एंटिटी टू मेक पेमेंट्स। ठीक है, अगर तो आपने लोन लिया हुआ है और आपके पास कैश फ्लोज के प्रॉब्लम्स रहते हैं तो उसका कंसर्न ये होगा कि आप उसको पैसे दे भी सकोगे नहीं दे सकोगे। ठीक है ना, ये वाली पेमेंट टाइमली करोगे नहीं करोगे, तो वंस अगेन। अच्छा, एक्सपेंसेस का भी आपने 3% लेना है। पब्लिक सेक्टर एंटिटी हो या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी हो, मैंने जैसे कि बात करी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, या फिर मैंने बात करी कराची क्लब हो गया, तो इस टाइप के एंटिटी के लिए आप एक्सपेंसेस ले रहे होंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो देखें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का हमने डिसाइड करा 5%,
और एबिटा का भी आप 3% ले लें, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3%, रेवेन्यूज़ 1%, एसेट्स 1%, बाकी सारे 3%, ठीक है। एबिटा 3%, इक्विटी नेट एसेट्स 3%, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 3%, एक्सपेंसेस 3%। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक 5% है, 1% वाले दो हैं, एक तो टोटल एसेट्स और दूसरा आपका 1% का एक और है रेवेन्यू, ठीक है। टोटल एसेट्स और रेवेन्यू 1% है। देन आपके सारे जितने भी हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन हो गया, टोटल एक्सपेंसेस हो गए, नेट एसेट्स हो गए, ये सारे के सारे 3% है। एबिटा हो गया, ये सारे 3% है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वालिटेटिव मिस स्टेटमेंट। हमने ऑलरेडी बात करी थी स्टार्टिंग में जब मटीरियलिटी पढ़ रहे थे, तो मटीरियलिटी पढ़ने में ही हमने बात करी थी साइज़ और नेचर की। तो उसके अंदर हमने जो क्वालिटेटिव मिस स्टेटमेंट वाली बात थी वो ऑलरेडी कवर कर ली थी, ठीक है ना। देखिए, क्वालिटेटिव मिस स्टेटमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि यार, अच्छा इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास लेट्स से एक अच्छा लेट्स से आपके पास है ना एक आ रहे हैं रेवेन्यूज़, ठीक है। ठीक है, रेवेन्यूज़ आपके पास आ रहे हैं लेट्स से 100 रुपये के, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास आ रही है लेट्स से 20 रुपये की। कितना ग्रॉस प्रॉफिट हो गया आपका? 20 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। एक्सपेंसेस आपके पास आ रहे हैं लेट्स से 18 रुपये के, ठीक है। प्रॉफिट कितना है? 2 रुपये, ठीक है। अच्छा, एक एडजस्टमेंट आपको पता चलती है कि भाई कंपनी ने इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करी 3 रुपये की, ठीक है। 3 रुपये की कंपनी ने इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करी। अज्यूम करें ये जो, अच्छा इसको थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर देते हैं क्योंकि आपको लगेगा कि भाई ये 3 रुपये भी मटेरियल है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर देते हैं, ये 1000 कर देते हैं, ये हम कर देते हैं 800, ठीक है। ये हो गया आपके पास 200 और ये आपके पास कुछ बच गया, इसको कर देते हैं 190, तो आपके पास कुछ बच गए 10। एक एडजस्टमेंट आपके पास आती है, वो एडजस्टमेंट है आपकी 11 रुपये की, ठीक है। 11 बोल दें आप, इसको 15 कर लें, ठीक है। 15 रुपये की एक एडजस्टमेंट आपके पास आती है, इम्पेयरमेंट मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड नहीं करी, ठीक है। अच्छा, अब आपकी जो मटीरियलिटी थी, मटीरियलिटी आपकी कैलकुलेट कर लें। लेट से आपकी मटीरियलिटी है कोई 50 रुपये, ठीक है। अभी मैं उसमें नहीं पढ़ा कि भाई मटीरियलिटी रेवेन्यूज़ का बेंचमार्क लिया है, जो भी लिया मैंने, मटीरियलिटी आपकी कितनी है? 50 रुपये, ठीक है। इम्पेयरमेंट की एक एडजस्टमेंट आ रही है आपकी 15 रुपये की। अगर मैं 15 रुपये की एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करूँगा तो मेरे प्रॉफिट से किधर आ जाऊँगा? मैं लॉस में आ जाऊँगा 5 रुपये के, ठीक है। अच्छा, मटीरियलिटी से अगर मैं ये 15 रुपये को कंपेयर करता हूँ तो मैं बोलता हूँ भाई ये चीज़ क्या है? इमटीरियल है। लेकिन बाय नेचर, बाय क्वालिटी ये जो मिस स्टेटमेंट है ये मटीरियल है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है? प्रॉफिट से आप क्या हो रहे हो? लॉस में आ रहे हो सकता है मैनेजमेंट ने जानबूझ के कि भाई, क्योंकि देखें लॉस में होना एक बुरा इंप्रेशन जाता है। प्रॉफिट मेकिंग आप भले ही कम प्रॉफिट क्यों ना हो, लेकिन एटलीस्ट नाम आता है भाई प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है। लेकिन लॉस में अगर आप 1 रुपये से ही लॉस में क्यों ना हो, नाम आता है लॉस मेकिंग एंटिटी, प्रॉफिट से लॉस कवर्ड हो जाता है, जिससे सिग्निफिकेंट शेयर की प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इन्वेस्टर लॉस मेकिंग एंटिटी में इन्वेस्टमेंट भी नहीं करता। तो इसी वजह से
ये जो 15 रुपये है, ऑल्दो के बाई साइज ये क्या है, इममटीरियल है, लेकिन बाई नेचर क्या होगा, ये बाई नेचर मटीरियल होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो इसके अंदर हमने कुछ बातें करी हुई हैं कि भाई अगर तो आपको क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर कौन कौन से लिक्विडिटी रिस्क का डिस्क्लोजर है, अगर तो वो आपने नहीं दिया हुआ, वो भी क्या होगा, आपके लिए यूज़र्स के लिए मटेरियल होगा। कोई मैनेजमेंट फ़ी का डिस्क्लोजर है जो यूज़र के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने नहीं दिया हुआ, ये भी क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। डोनेशन का डिस्क्लोजर नहीं दिया हुआ, कंटीजेंसी का डिस्क्लोजर नहीं दिया हुआ, या फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड चेंज हुआ है, उससे रिलेटेड एक न्यू डिस्क्लोजर आपने देना था, वो आपने डिस्क्लोजर नहीं दिया। या फिर इसके अलावा मैंने आपको बताया था कंपनी अगर कोई नॉन कंप्लायंस करी है लॉज एंड रेगुलेशंस की, ब्राइबरी दे रही है, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी में है, तो वो भी अगर उसमें कुछ मिस स्टेटमेंट करी हुई है, उसको सही से शो नहीं करा हुआ, तो वो मिस स्टेटमेंट भी क्या होगी, वो मिस स्टेटमेंट भी बाय नेचर मटेरियल होगी। या फिर फ्रॉड किसी ने करा है, किसी टॉप मैनेजमेंट के बंदे ने फ्रॉड करा है, तो वो भी क्या होगा, वो भी मटेरियल होगी। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है हमारे लिए। देखिए मटीरियलिटी का यूज़ हमने पढ़ा कि भाई मटीरियलिटी का यूज़ किधर होता है, पहले तो हम ये क्लियर हो जाएं कि मटीरियलिटी का जो यूज़ होता है वो होता है, मटीरियलिटी का जो यूज़ है वो होता है रिपोर्टिंग स्टेज पर। ठीक है, रिपोर्टिंग स्टेज पर यूज़ होता है टू एवेल्युएट मिस स्टेटमेंट, कि भाई क्या मिस स्टेटमेंट्स जितनी भी हैं क्या वो मटीरियल है या नहीं है। जैसे कि आपकी अगर लेट से मटीरियलिटी है 100 रुपये की, मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई हुई तो उसका टोटल हमने करा वो 80 रुपये है, तो आपने बोला कि भाई ये इममटीरियल है। अगर ये 110 आइडेंटिफाई होती हैं तो आप बोलोगे ये मटीरियल है। तो आपने क्या करा, इसको एवेल्युएट करा मिस स्टेटमेंट को, फिर उसकी बेस पे आप अपना ओपिनियन बनाओगे। अगर तो ये मटेरियल है तो आप बोलोगे भाई क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है। अगर तो ये इममटीरियल है तो आपका ओपिनियन भी क्या होगा, क्लीन ओपिनियन होगा। तो कंक्लूडिंग फेज में असल मटीरियलिटी का यूज़ आता है। दूसरा यूज़ क्या होता है, दूसरा यूज़ आता है टू कैलकुलेट परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। अभी इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को कैलकुलेट करने में इसका फर्दर यूज़ होता है। अच्छा, मटीरियलिटी में हमने क्या चीज़ें पढ़ी कि भाई यूज़र्स के एंड से हमें सोचना है क्या चीज़ यूज़र्स के लिए मटीरियल होगी, वो हमें सोचना है। यहाँ तक समझ में आ रही है। यूज़र्स के एंड से सोचना है कि क्या चीज़ मटेरियल होगी। अगर उसका फोकस रेवेन्यू है तो रेवेन्यू का हम 1% ले लेंगे कि भाई 1% लगभग उसके लिए मटेरियल होगा। अगर तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसका फोकस है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का तकरीबन 5% उसका होगा कि भाई 5% इसका मेरे लिए मटेरियल होगा। तो वो चीज़ आपने यूज़र्स के एंड से सोच के आपने कैलकुलेट करनी है। फैक्टर्स आपने यही जहन में रखने हैं फॉर मटीरियलिटी। ये बात समझ में आ रही है। अब परफॉर्मेंस मटीरियलिटी में फैक्टर्स थोड़े से मज़ीद और ज़्यादा आपने उसमें ऐड ऑन करने हैं, ठीक है। अच्छा, एक पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आपके अभी तो आपके एंड से मैं एग्जांपल एक दूंगा पहले, ठीक है। आप सीए कर रहे हो, एक आपका दोस्त है वो बीकॉम कर रहा है, ठीक है। अज्यूम करते हैं कि भाई दोनों के पासिंग मार्क्स जो है, पासिंग मार्क्स ये पीएम परफॉर्मेंस मटीरियलिटी नहीं है, ये पासिंग मार्क्स कह रहा हूँ, ठीक है। मैं पासिंग मार्क्स, दोनों के पासिंग मार्क्स 50 हैं। 50 मार्क्स लाओगे पास हो जाओगे, 49 मार्क्स लाओगे फेल हो जाओगे, ठीक है। दोनों के पासिंग मार्क्स सेम है। अब मुझे एक बात बताओ कि जितनी मेहनत आप सीए में करते हो, क्या बीकॉम वाला भी उतनी मेहनत करेगा? आपको लगता है जितनी मेहनत आप सीए में करते हो क्या उतनी मेहनत वो बीकॉम में करेगा? नहीं करेगा वो। हालांकि पासिंग मार्क्स दोनों के सेम है, 50 मार्क्स हैं, इधर भी 50 मार्क्स हैं, वो उतनी मेहनत नहीं करेगा। क्यों उतनी मेहनत नहीं करेगा? अच्छा चलो लेट से बीकॉम नहीं, कोई आप समझ लो कि भाई बीबीए है किसी यूनिवर्सिटी का, ठीक है। ऑलमोस्ट सिलेबस भी ठीक ठाक तगड़ा किस्म का जैसे हमारे सीए का होता है, ठीक है, मतलब तगड़ा सिलेबस है।
लेकिन फिर भी आप अगर कंपैरेटिव में सीए के साथ कंपेयर करोगे और पासिंग मार्क्स दोनों के सेम है, क्या उतनी मेहनत एक बीबीए वाला बच्चा क्या इतनी करेगा जितनी सीए वाला बच्चा करता है? कभी भी नहीं करेगा उतनी मेहनत। वो तो मेरे ख्याल से कोई 5-6 दिन पहले जब पेपर्स होने वाले होंगे शायद उससे पहले वो पढ़ाई स्टार्ट करेगा और अपनी पढ़ाई को वो 5-6 दिन में बस करके वहाँ जाएगा और चीज़ें लिख के आ जाएगा, उसको कुछ ना कुछ मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे और वो पास भी हो जाएगा। लेकिन सीए वाला बच्चे को इतनी टेंशन होती है, वो पता नहीं ये भी पढ़ता है वो भी पढ़ता है, क्लासेस भी लेता है, दिन रात पढ़ता है, हर तरीके से पढ़ता है, सिनेरियोज भी कवर करता है, पता नहीं कितने पास पेपर्स की प्रैक्टिस करता है। क्या ये कुछ पास पेपर्स वगैरह की प्रैक्टिस करता है? कुछ भी नहीं करता। पढ़ता है, ठीक है, अपनी कहानियाँ वानियाँ लिख के आ जाते हैं, पास भी हो जाते हैं। ये ज़्यादा अपनी कहानियाँ लिख के आते तो फेल हो जाते हैं, पढ़ के भी फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो हालांकि दोनों का 50 मार्क्स पे पासिंग रेशियो है, लेकिन एक बच्चा ज़्यादा मेहनत कर रहा है, एक बच्चा कम मेहनत कर रहा है, फ़र्क है ना। अच्छा, इसी तरीके से एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। एक शेयर होल्डर है, उसकी दो कंपनी है, ए और बी। इसको मैं अलग से वहाँ समझते हैं नोट में, ज़्यादा आपको क्लैरिटी के समझ में आएगा। देखिए भाई, एक शेयर होल्डर है, दो कंपनीज हैं, कंपनी ए कंपनी बी। अच्छा, कंपनी ए कंपनी बी का सेम काम है, कोई डिफरेंट काम नहीं है, वो भी एक यही काम करती है, ये भी यही काम करती है। अच्छा, दोनों के रेवेन्यूज़ भी सेम है इत्तेफाक से। रेवेन्यू इसके भी 1000 है, इसका भी 1000 है। कॉस्ट ऑफ सेल्स इसकी भी 800 है, इसकी भी 800 है। ठीक है, 200 का इसका भी ग्रॉस प्रॉफिट है, 200 का इसका भी ग्रॉस प्रॉफिट है। एक्सपेंसेस इसके भी लेट से 100 रुपये है, इसके भी 100 रुपये है। दोनों का प्रॉफिट 100 रुपये है, इसका भी प्रॉफिट 100 रुपये है। ठीक है, अच्छा, इसकी अगर मटीरियलिटी कैलकुलेट करूँ, शेयर होल्डर का फोकस अगर मैं देखता हूँ तो फोकस प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मैंने क्या करा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मैंने 5% ले लिया। तो इसकी भी मटीरियलिटी क्या आई मेरे पास, इसकी भी मटीरियलिटी मेरे पास आई कि भाई 5 रुपये, इसकी भी मटीरियलिटी मेरे पास 5 रुपये आई। अच्छा, मटीरियलिटी दोनों की सेम है, लेकिन अच्छा एक और मसला ये है कि भाई कंपनी ए है, एक दफ़ा कंपनी में दोबारा लिख लूँ, कंपनी ए कंपनी बी। कंपनी ए में जो वहाँ जो फाइनेंशियल कंट्रोलर है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट को देख रहा है, सीएफओ है, वो सीए क्वालिफाइड है। ठीक है, कंपनी बी में जो सीएफओ है वो बीकॉम पास है। अच्छा, अब और नीचे आते हैं। अच्छा, फाइनेंस टीम जो है इधर सारे ACCAs, ICMA इस टाइप के लोग हैं। इधर जितने भी फाइनेंस टीम है वो ज़ाहिर है बीकॉम पास CFO है, तो इधर जो फाइनेंस टीम है वो कोई इंटर पास बच्चे हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं कंट्रोल्स पर। इधर इन्होंने बड़े अच्छे कंट्रोल्स लगाए हुए हैं कि भाई कैमरास लगे हुए हैं, कोई चोरी ना हो जाए। ठीक है, हर चीज़ की जब भी कोई फाइनेंशियल्स बनते हैं उसको एक बंदा चेक करता है, बजट्स बनते हैं, बजट से वेरिएंस एनालिसिस बनता है, तो कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन टाइमली बनती है, तो इधर कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स। ठीक है, इधर कंट्रोल्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा वीक हैं, ना कैमरा लगे हुए हैं, ना कोई बंदा चेक करता है, ना बैंक रिकन्सिलिएशंस टाइमली बनती हैं, कुछ भी चीज़ें टाइमली नहीं होती। ठीक है, अच्छा इधर कंट्रोल इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है, जाहिर है पढ़े लिखे लोग हैं तो कंट्रोल इन्वायरमेंट भी अच्छा है।
अगर कोई ऐसे इंस्टांसेस आपको मिलते हैं, चोरी होती है, तो वो फ़ौरन एक्शन लिया जाता है, लेकिन इधर वो चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, प्रीवियस ऑडिट्स के अंदर आपको इधर कोई ख़ास मिस स्टेटमेंट नहीं मिली, मिस स्टेटमेंट्स आपको इधर नहीं मिली, ठीक है, इधर मिस स्टेटमेंट नहीं मिली, लेकिन इधर आपने बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मिस स्टेटमेंट प्रीवियस ऑडिट्स में भी आपको मिली है, क्योंकि लोग ही क्वालिफाइड वगैरह नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं, दोनों की प्रॉफिट सेम है, दोनों की मटीरियलिटी सेम है, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है। क्या काम दोनों कंपनी में बराबर तरीके से करना चाहिए? जितने प्रोसीजर्स में इधर परफॉर्म करूं उतने उधर ही परफॉर्म करूं? मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या मुझे दोनों कंपनी में बराबर तरीके से काम करना चाहिए? आप क्या बोलेंगे इसके अंदर? जस्टिफाइड होगा दोनों कंपनी के लिए एक ही तरीके से काम करना? कि यार जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ चांसेस कम है मिस स्टेटमेंट के, जहाँ रिस्क कम है, जहाँ ऑलरेडी सारी चीज़ें बड़े अच्छे से चल रही हैं, बड़ी चीज़ें स्मूथ हैं, तो वहाँ मुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, वहाँ तो मैं कम काम भी कर सकता। लेकिन जहाँ इतने ज़्यादा मसले हैं, ऑलरेडी प्रीवियस में मैंने देखा है मिस स्टेटमेंट्स मिली हैं, समटाइम्स फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ भी मिली हैं, सीएफओ भी क्वालिफाइड नहीं है, उसको जाहिर है जब सीएफओ बीकॉम पास होगा तो ना तो उसको आईएफआरएस 15 का पता होगा, ना उसको आईएफआरएस 16 का पता होगा, उसको तो कोई चीज़ का पता ही नहीं होगा। वो तो सिंपल वो वाली जो होती है ना अकाउंटिंग के, भाई कैश आया तो रेवेन्यू, कैश गया तो हमारा एक्सपेंस, वो तो उस साइकिल से चलेगा, ठीक है। टीम भी हमारी माशाल्लाह है, कंट्रोल्स भी नहीं है, तो इधर रिस्क क्या है मेरा? रिस्क मेरा क्या इधर ज़्यादा है, इधर रिस्क क्या है? कम है। जब रिस्क ज़्यादा है तो काम भी मुझे क्या करना पड़ेगा? काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। इधर रिस्क कम है तो काम भी क्या कर सकता हूँ? कम काम कर सकता हूँ। तो अब काम को ज़्यादा करने के लिए और इस काम को कम करने के लिए मैं क्या करूँगा? एक परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कैलकुलेट करूँगा जो दोनों की डिफरेंट होगी। मटीरियलिटी दोनों की सेम थी, मटीरियलिटी दोनों की सेम थी, डिसीजन मेरा जो अल्टीमेटली रिपोर्ट पर देना है, क्लीन ओपिनियन या क्वालिफाइड ओपिनियन, वो इसी की बेस पर आएगा, वो इसी की बेस पर आएगा, वो चेंज नहीं होगा, वो इसी की बेस पर आएगा। जैसे कि एक बीकॉम वाला बच्चा है, एक बीकॉम वाला बच्चा है और एक सीए वाला बच्चा है, दोनों के पासिंग मार्क्स क्या हैं? 50, दोनों का डिसीजन 50 पर ही होगा, ठीक है। लेकिन एक बच्चा ज़्यादा मेहनत करेगा क्योंकि उसको पता है उधर रिस्क ज़्यादा है, सीए में रिस्क ज़्यादा है। जितनी भी मेहनत कर लो, प्रीवियसली आपने रेशोज़ देखे हैं, प्रीवियसली बच्चों को देखा है, दिन रात मेहनत करने के बाद भी फेल हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आता है। तो वो चीज़ आपने देखी है, उधर आपने देखा है कि यार आखिरी में भी पढ़ते हैं तो पास हो जाते हैं, प्रीवियसली आपका एक्सपीरियंस है, उधर आपको पता है कि यार जो भी मैं लिख के आ जाऊँगा ठीक है वो चल जाता है, लेकिन इधर नहीं चलेगा, इधर मुझे एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा। तो इधर रिस्क क्या था? बीबीए वाले का रिस्क क्या है? कम है। उसका सीए वाले का रिस्क क्या है? ज़्यादा है। जब भी वो ज़्यादा मेहनत करता है, ये क्या करता है? कम मेहनत करता है। बात समझ में आ रही है? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो उस केस के अंदर क्या चीज़ डिफ्रेंशिएट करेगी कि ज़्यादा काम करना है कम काम करना है? ये परफॉर्मेंस मटीरियलिटी जब आप कैलकुलेट करोगे वो चीज़ डिसाइड करेगी कि भाई कम काम करना है या ज़्यादा काम करना है। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी के लिए हम क्या करते हैं? उसी मटीरियलिटी को थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा कम कर देते हैं, मटीरियलिटी से कम करना होता है। अगर तो ज़्यादा काम आपने करना है तो मटीरियलिटी से ज़्यादा कमी करोगे उसके अंदर। 5 रुपये अगर मटीरियलिटी है तो मैं उसको लेट से 2 कर दूंगा, और इसके लिए मैं क्या कर दूंगा? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी 4 कर दूंगा। सर ये लेकिन लॉजिक समझ नहीं आ रही, ये 2-4 वाली लॉजिक समझ नहीं आ रही। अब मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। 100 मार्क्स का आपका पेपर है, 50 मार्क्स आपके पासिंग है। अगर आप 50 मार्क्स सोच कर पढ़ोगे तो शायद हो सकता है आप बोलोगे यार 50 मार्क्स तो चाहिए, 50 मार्क्स के लिए ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये 3 क्वेश्चन भी करके आ जाऊँगा, 50 मार्क्स तो हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि भाई मुझे
51 मार्क्स पे अगर गलतियाँ होंगी, 51 मार्क्स की गलतियाँ आएंगी तो मैं फ़ेल हो जाऊँगा, ये नहीं सोचो। सोचो कि अगर मेरी 26 मार्क्स की भी गलती आ गई ना, अपना क्राइटेरिया चेंज कर दो। बोलो भाई अपने दिमाग में ऐसे सोचो, अब है तो एक्चुअल में यही 50, लेकिन आप सोचो 75 मार्क्स पासिंग है, मतलब 26 मार्क्स की भी अगर गलतियाँ आई, अगर 26 मार्क्स की भी मिस स्टेटमेंट आती है तो मैं क्या हो जाऊँगा, फेल हो जाऊँगा। ऐसा सोचना है, पढ़ते वक्त ऐसा सोचना है। डिसाइड तो एग्जामिनर इसी पर करेगा, पढ़ते वक्त परफॉर्म करते वक्त ऐसा सोचना है कि 26 गलतियां भी आएंगी ना तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो 51 गलतियों से आपने क्या करा, पहले क्या था 51 आपकी गलतियां का था ना कि 51 गलतियां आएंगी तो आप फेल हो जाओगे, आपने उसको कम करके किधर ले गए, 26 पे ले गए। तो 26 पे जब आप ले गए, आपने बोला कि यार 26 गलतियां आएंगी मैं फेल हो जाऊंगा, तो आपने क्या करा, मेहनत अपनी क्या कर दी, बढ़ा दी। आपने बोला भाई 26 भी गलतियां आ गई ना तो मैं फेल हो जाऊंगा, तो उसमें भाई मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि मैं इतनी मेहनत करूं कि 100 मार्क्स का पेपर सही तरीके से क्वालिटी वाला लिख के आऊँ कि उसमें अगर एग्जामिनर चाह के भी गलतियां निकाले तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 20 से 25 मार्क्स की गलतियां निकाले, इससे ज़्यादा गलती वो निकाल नहीं सके मेरे उसमें से, मेरे पेपर में से। तो मैक्सिमम वो गलतियां कितनी निकाले, 20 से 25 मार्क्स की, ताकि मेरे 75 मार्क्स आ जाएँ। तो आपने ऐसा सोच के एक्ट करना है ताकि आप ज़्यादा मेहनत करो। अच्छा, एक बच्चा जो है वो अगर उसको ज़्यादा वो चाहिए कि भाई मार्क्स वगैरह ज़्यादा चाहिए, वो उसको लग रहा है इधर ज़्यादा रिस्क है कि भाई मैं फ़ेल हो सकता हूँ, हो सकता है गलतियाँ वगैरह ज़्यादा आ जाए, तो वो क्या करे, वो 75 की जगह वो बोले भाई मेरा क्या पासिंग मार्क्स क्या है 90 मार्क्स, वो बोले कि भाई 10 मार्क्स 11 मार्क्स भी आएंगे ना, 11 गलतियाँ भी अगर मैंने करी मैं फ़ेल हो जाऊँगा, उसकी क्या होगी, उसकी जो मेहनत होगी वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको अब ये होगा कि 11 मार्क्स भी अगर मेरे गलत हो गए तो मैं फ़ेल हो जाऊँगा, तो उसकी मेहनत बढ़ जाएगी। तो सिमिलरली इधर भी क्या हो रहा है कि भाई अगर तो पहले क्या था कि भाई 5 गलतियाँ आएंगी तो मेरा ओपिनियन चेंज हो जाएगा, तो मैंने इसको क्या करा, मैंने बोला अब 4 कर देता हूँ, 4 गलतियाँ कर दी तो मैंने थोड़ी सी मेहनत को इंक्रीज़ कर दिया बेस्ड ऑन रिस्क। ये सारी चीज़ें कंसीडर करते हुए मैंने थोड़ा सा कम कर दिया। लेकिन इधर अनक्वालिफाइड लोग थे, बीकॉम पास थे, तो मैंने 5 से क्या करा, मैंने बोला कि भाई 2 गलतियाँ भी आएंगी मेरा ओपिनियन चेंज हो जाएगा, तो मैंने क्या करा, उसको 2 पे लिया है ताकि मैं अपना काम को क्या कर दूँ, और ज़्यादा करूँ, और ज़्यादा परफॉर्म करूँ। ये बात समझ में आ रही है सबको, डिफरेंस समझ में आया कि भाई परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कैलकुलेट करने की वजह क्या है। वजह ये है कि मटीरियलिटी आपने कैलकुलेट करी उस फैक्टर पर कि भाई यूज़र्स का फोकस किधर है, ठीक है, लेकिन रिस्क तो आपने कंसीडर ही नहीं करे। रिस्क तो अब आप कंसीडर करोगे फॉर परफॉर्मिंग, ठीक है, रिस्क आपने जब कंसीडर करे, एक का रिस्क डिफरेंट था, एक का रिस्क डिफरेंट था, बेस्ड ऑन रिस्क आपने क्या करा, मटीरियलिटी से एक परफॉर्मेंस मटीरियलिटी उससे थोड़ी कम कर दी ताकि आप ज़्यादा काम कर सको। अगर तो जहाँ रिस्क ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा कम करोगे मटीरियलिटी से परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कैलकुलेट करने के लिए, और जिधर रिस्क आपका कम होगा तो आप परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कम तो वो मटीरियलिटी से कम तो करोगे, लेकिन ज़्यादा कम नहीं करोगे। अगर 100 की मटीरियलिटी है तो आप लेट से 90 करोगे, अगर जहाँ ज़्यादा रिस्क है वहाँ हो सकता है आप 60 पे परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को कर दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो ये डिफरेंस है। अच्छा, एक और इसका एक और मकसद भी है, इसका एक और एक मकसद भी है कैलकुलेट करने का, वो भी हम समझ लेते हैं। अच्छा, आपने मटीरियलिटी के स्टार्ट में ही पढ़ा था कि कुछ मिस स्टेटमेंट ऐसी होती हैं जो इंडिविजुअल भी क्या होती हैं, मटीरियल होती हैं, और एग्रीगेट भी मटीरियल होती है। ठीक है, एग्रीगेट मतलब सारी मिस स्टेटमेंट को मिला जुला के हम देखते हैं कि भाई वो क्या मटीरियल तो नहीं है। अगर तो वो मटीरियल होती है तो हमारा ओपिनियन चेंज हो जाता है। अच्छा, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी की अच्छा, अगर हम मटीरियलिटी की बेस पर अपनी प्लानिंग करें, लेट से आपके एसेट्स आ रहे हैं, एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ रहा है 100 रुपये का, एक आपके पास आ रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल लेट से 80 रुपये के, एक आपके पास आ रहा है कैश एंड बैंक कोई 50 रुपये के, तो तकरीबन ये आपका कुछ हो गया 230। ठीक है, अच्छा लेट से आपकी जो मटीरियलिटी है
आपकी जो मटीरियलिटी है वो लेट से है आपकी 60 रुपये, ठीक है। मटीरियलिटी आपकी क्या है, इसको कर देते हैं, सॉरी इसको 60 नहीं करते, इसको 90 कर देते हैं, ठीक है। इसको 90 कर देते हैं, 90 है। आपने कंपेयर करा, आपने बोला मटीरियलिटी से क्या 90 से बड़ा है, आपने बोला यस 90 से बड़ा है, इसका ऑडिट करेंगे इसको, क्योंकि ये मटीरियल अमाउंट है, इसका ऑडिट करेंगे। ये वाली अमाउंट आपने 90 से कंपेयर करी, आपने बोला यार इसका ऑडिट मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये तो 90 से कम है, ठीक है, ये इममटीरियल है, इसका मैं नहीं करूँगा, ठीक है। और ये तो और कम है, तो इसका भी मैं नहीं करूँगा, ये इममटीरियल है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आपकी कुछ मिस स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई हुई हो, कोई लेट से 85 रुपीज़ की आपको एक मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई। अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल में भी एक मसला था, अकाउंट रिसीवेबल में 10 रुपये की एक मिस स्टेटमेंट ऑलरेडी एक 10 रुपये की मिस स्टेटमेंट है, क्योंकि लेकिन आपने ऑडिट नहीं करा, आपको पता ही नहीं चला 10 रुपये की मिस स्टेटमेंट है। अगर आप ऑडिट करते तो 10 रुपये की मिस स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई होती, और 10 रुपये की मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होती तो आपकी टोटल मिस स्टेटमेंट कितनी जाती, 95 रुपीज़ पे जाती। 95 रुपीज़ पे जाती तो आपका ओपिनियन क्या होता, आपका ओपिनियन चेंज हो जाता। जाहिर है आप बोलते कि भाई ये अब मटीरियल है, लेकिन चूंकि आपने इसका ऑडिट नहीं करा 80 रुपये का, तो आपने 10 रुपये पे काम, 10 रुपये आपको आइडेंटिफाई नहीं हुए, आपने सिर्फ 85 आइडेंटिफाई हुए, 85 को आपने बोला इममटीरियल है, आपने क्लीन ओपिनियन दे दिया। तो ये एक जो फैक्ट है जो आइजा ने आपको बताया कि भाई एग्रीगेट भी आपने सारी मिस स्टेटमेंट को करना है, देन आपने कंपेयर करना है मटीरियलिटी से। तो जो एग्रीगेशन का रिस्क है कि भाई ऐसा तो नहीं कि आपने प्लानिंग जो है मटीरियलिटी के बेस पे कर दी और उसके अंदर आपने ये देखा कि भाई मटीरियलिटी से अगर कोई अमाउंट कम है तो आपने उसका ऑडिट ही नहीं करा, लेकिन अगर ऑडिट करते कोई मिस स्टेटमेंट आती तो वो इन एग्रीगेट हो सकता था कि भाई वो आपके ओपिनियन को चेंज कर देती। तो इसीलिए उसने बोला कि भाई मटीरियलिटी से एक मटीरियलिटी निकालो, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, ताकि उसको थोड़ा कम करो, ताकि कुछ प्लानिंग करते वक्त कि भाई किस किस की ऑडिट करना है, किस पे काम करना है, तो उसमें थोड़े ज़्यादा आइटम्स भी आ जाएं, कवर हो जाएं, ये भी कवर हो जाए, ये भी कवर हो जाए, तो ताकि उसको ज़्यादा कवर हो जाए तो हम उस पर काम कर लें। अगर कोई मिस स्टेटमेंट है तो वो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगी, रिस्क कवर हो जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा काम हम कर लें। इसीलिए उसने बोला ताकि एग्रीगेशन वाला जो रिस्क है वो हमारा कवर हो जाए। तो एक वन ऑफ द फैक्टर क्या था कि भाई रिस्क अलग अलग वाला, ठीक है, और दूसरा मसला क्या था, ये एग्रीगेशन रिस्क वाला मसला था। तो होपफुली ये दोनों चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। एक तो था टू रिड्यूस एग्रीगेशन रिस्क, टू प्रोवाइड अ सेफ्टी नेट अगेंस्ट द रिस्क ऑफ अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट। जो पूरा हमने सिनेरियो समझा, दोनों का डिफरेंट था, दोनों कंपनी का रिस्क डिफरेंट था, उसके अंदर जो हमने चीज़ें समझी वो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, यूज़ ऑफ परफॉर्मेंस मटीरियलिटी किधर आती है, प्लानिंग फेज़ में और परफॉर्मिंग फेज़ में। प्लानिंग फेज़ में रिस्क को आइडेंटिफाई करने में पहले तो काम आती है, और आइडेंटिफाई करना किधर ज़्यादा रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट है, ताकि उस एरिया में ज़्यादा फोकस करा जाए। परफॉर्मिंग फेज़ में एक तो काम आती है, परफॉर्मिंग फेज़ में सैम्पल साइज डिटरमिन करने में आपको काम आती है। तो ये चीज़ें तो होपफुली आपको क्लियर हो गई होंगी। मटीरियलिटी रिपोर्टिंग फेज़ में और परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कैलकुलेट करने में काम आती है। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का यूज़ किधर होता है, प्लानिंग फेज़ में और परफॉर्मिंग फेज़ में। प्लानिंग फेज़ में क्या यूज़ होता है कि भाई कौन से आइटम पे हमें ऑडिट करना है, कौन से आइटम पे काम करना है, और काम करना है तो कितना काम करना है, रिस्क आइडेंटिफाई होगा तो पता चलेगा ना। फिर इसके बाद परफॉर्मिंग फेज़ में सैम्पल साइज डिटरमिन करने में काम आती है। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कैलकुलेट करने के फैक्टर्स क्या हैं, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल्स देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बात करी एक एंटिटी के कंट्रोल्स वीक थे, एक एंटिटी के कंट्रोल्स अच्छे थे। तो जिसके कंट्रोल्स अच्छे होंगे जाहिर है उधर रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट कम होगा, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट कम होगा तो जाहिर है आपकी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी भी आप ज़्यादा कैलकुलेट करोगे ताकि कम काम करो, ठीक है। इंगेजमेंट रिस्क, ओवरऑल रिस्क इंगेजमेंट पर क्या है। इंगेजमेंट रिस्क मतलब कि अगर तो फर्स्ट ईयर ऑडिट है, पहली दफ़ा ऑडिट करने जा रहे हो तो उस एंटिटी का आपको नहीं पता होगा, तो उस एंटिटी का जब नहीं पता होगा तो आप उस पर रिस्क भी आपका ज़्यादा होगा,
चेंज इन बिजनेस रिस्क, बिजनेस के रिस्क चेंज हो गए। मिस स्टेटमेंट इन लास्ट ईयर, अगर तो लास्ट ईयर में मिस स्टेटमेंट ज़्यादा हैं, जैसे कि हमने प्रीवियसली भी बात करी, तो मिस स्टेटमेंट अगर लास्ट ईयर ज़्यादा मिस स्टेटमेंट है तो उस केस के अंदर भी आपका रिस्क क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि जाहिर है लास्ट टाइम मिस स्टेटमेंट आई है, तो इस साल भी आप एक्सपेक्ट करोगे कि भाई तकरीबन इतनी तो मिस स्टेटमेंट आएगी। एक्सपेक्टेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट ऑफ करंट ईयर, जब जाहिर है सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि भाई एक्सपेक्टेशन क्या है करंट ईयर की मिस स्टेटमेंट में। ये मेक श्योर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर लेट्स आपकी मटीरियलिटी 100 रुपये, लास्ट टाइम आपकी मिस स्टेटमेंट आई थी 20 रुपये, तो आपकी 20 रुपये क्या होगा, ये 20 रुपये आपकी प्रीवियस ईयर की मिस स्टेटमेंट है जो कि आप एक्सपेक्ट करोगे इस टाइम भी 20 रुपये तो तकरीबन आएगी। करंट ईयर की लेट से आप बोलते हो एक्सपेक्ट करते हो कि मज़ीद 20 के अलावा हो सकता है 5 रुपये और भी आए, तो 25 रुपये आए, तो ये 25 रुपये आप इसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, और आपकी जो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी होगी वो 75 होगी। तो अल्टीमेटली आपने करना क्या होता है कि भाई जो एक्सपेक्टेड करंट ईयर की मिस स्टेटमेंट है वो आपने माइनस करनी होती है परफॉर्मेंस मटीरियलिटी में से, ताकि आपका ये परफॉर्मेंस मटीरियलिटी में से माइनस कर दो तो आपके पास परफॉर्मेंस मटीरियलिटी आ जाती है। ठीक है, लेकिन मेक श्योर करना कि भाई प्रीवियस ईयर की जो मिस स्टेटमेंट होगी वो आप लाजमी अज्यूम ये करोगे कि भाई करंट ईयर में वो कैरी वो आएगी। जो लास्ट ईयर मिस स्टेटमेंट थी तो वो आप अज्यूम ये करते हो कि भाई करंट ईयर में भी इतनी मिस स्टेटमेंट तो आएगी, इसके अलावा अगर कोई आएगी तो आप ऐड ऑन करते हो और उसको माइनस कर दोगे, लेकिन कम से कम आपने 20 रुपये तो माइनस करने ही होंगे, 80 तो कैलकुलेट करनी होगी। इसके अलावा अगर आपको और रिस्क लग रहा है मिस स्टेटमेंट आने का तो उसमें आप वो भी माइनस कर रहे होंगे। अच्छा जी, एक मटीरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटीरियलिटी होती है फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि देखें इसका मतलब ये है कि पहली चीज़ कि मटीरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटीरियलिटी फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। देखें कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं जैसे कि रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन हो रही हैं, सिग्निफिकेंट डोनेशंस जा रहे हैं, तो उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। रिलेटेड पार्टी में रिश्तेदारी वाला जब मामला आ जाता है तो रिश्तेदारी में आपका रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, बात समझ में नहीं आ रही, बात देखें थोड़ा सा और इसको मज़ीद एक्सप्लेन करता है। देखें आपने किसी से आपने लेट से ट्रांजैक्शन करी, जब भाई बंदी में आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो ऐसा होता है कि समटाइम्स 1000 रुपये की चीज़ आप 500 की भी दे देते हैं, समटाइम्स फ्री भी दे देते हैं। ठीक है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि यार आप जानबूझ के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करते हैं टू इन्फ्लेट अपने रेवेन्यूज़। ठीक है, कुछ ना कुछ आपकी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में आपका रिस्क क्या होता है, रिस्क आपका ज़्यादा होता है। रिलेटेड पार्टी में, रिश्तेदारी में अगर आप किसी को फ्री चीज़ दे रहे हो या फिर आप कोई फ्रॉड कर रहे हो तो रिश्तेदारी में, रिश्तेदारी वाले मामलात में आपको फ़ौरन डाउट हो जाएगा अगर लेट्स से कि भाई कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एसी ख़रीद रहा है। ठीक है, वो भी रिलेटेड पार्टी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर तो वो कोई एसी ख़रीद रहा है, एसी ख़रीद रहा है, जाहिर है कंपनी तो अज्यूम ये करेगी पैसा किसका लगा हुआ है, शेयर होल्डर्स का। कंपनी तो अज्यूम ये करेगी कि भाई एसी ख़रीद रहा है तो फेयर वैल्यू पे ख़रीदेगा। ठीक है ना, 50,000 अगर वैल्यू है तो 50,000 पे ख़रीदेगा, लेकिन वो बंदा 10,000 पे ख़रीद रहा है, तो यार अमाउंट तो हालांकि कोई कंपनी के लिए मैटर नहीं करती है 40,000 रुपये अमाउंट, लेकिन जाहिर है यार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बंदा ख़रीद रहा है और उसमें ट्रांजैक्शन हो रही है रिलेटेड पार्टी की और ये 40,000 का ख़रीद रहा है, और फिर वहाँ लिख रहा है अपने डिस्क्लोजर्स में कि भाई आर्म्स लेंथ पे ट्रांजैक्शन हुई है। आर्म्स लेंथ क्या होता है कि भाई फेयर वैल्यू पे ट्रांजैक्शन हुई है, जो कि नॉर्मली जिसकी हम डील करते हैं तो उतने पे ट्रांजैक्शन हुई है। तो अब उस केस में आपका रिस्क क्या हो गया, रिस्क आपका बढ़ गया। जब रिस्क बढ़ गया तो जाहिर है आपकी मटीरियलिटी भी क्या होगी,
फॉर दैट पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन आपकी मटीरियलिटी भी डिफरेंट कैलकुलेट करोगे। वो मटीरियलिटी आप लेट से आपकी नॉर्मल मटीरियलिटी आपकी 100 रुपये, तो फॉर दैट पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के लिए आप अपनी मटीरियलिटी 50 रुपये कैलकुलेट कर रहे होगे कि भाई 50 रुपये की अगर मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होती है रिलेटेड पार्टी में, तो 50 रुपये में मेरा डिसीजन क्या होगा, मेरा ओपिनियन चेंज हो जाएगा, मैं क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा हूँगा। ठीक है, अच्छा जी। फिर इसके बाद रिवीजन ऑफ मटीरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। रिवीजन ऑफ परफॉर्मेंस मटीरियलिटी में अगर सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर तो आपको ड्यूरिंग द आप परफॉर्म कर रहे हो, आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, लेकिन आपको कोई सर्कमस्टांसेस में चेंज दिखता है कि भाई लेट से कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है, कोई सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है, कोई बिजनेस एक्विजिशन आ जाती है, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन पता चलती है, कोई नई एडजस्टमेंट आपको पता चलती है कि भाई पहले कंपनी ने इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करा था, अब इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फिगर क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, प्रीवियसली कंपनी ने लेट से जो एसेट्स थे उसको मैनेजमेंट ने डेप्रिसिएशन उस पर रिकॉर्ड नहीं करा था, तो आपने जब गलती आइडेंटिफाई करी तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करवाया, जब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुआ तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जिसकी बेस पे आपने मटीरियलिटी कैलकुलेट करी थी वो चेंज हो गई। जब वो चेंज हुआ तो जाहिर है अब अल्टीमेटली आपने मटीरियलिटी भी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग में चेंज आता है तो जब भी आप चेंज करोगे, कोई इनिशियल ड्राफ्ट जो कंपनी ने शेयर करा था उसमें चेंज आता है तो आप अपनी मटीरियलिटी रिवाइज कैलकुलेट कर रहे होगे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ ऑडिट अगर आपको कोई भी ऐसा फैक्ट मिलता है जिससे आपका बेंचमार्क में कोई चेंज आता है या फिर रिस्क में कोई चेंज आता है, अगर रिस्क में चेंज आएगा तो जाहिर है पीएम परफॉर्मेंस मटीरियलिटी चेंज करोगे, अगर तो बेंचमार्क में चेंज आता है जिसकी बेसिस पे आपने मटीरियलिटी कैलकुलेट करी थी तो वो मटीरियलिटी को आप चेंज कर रहे होगे। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। डॉक्यूमेंटेशन में क्या करना है, सिर्फ मटीरियलिटी जो आपने कैलकुलेट करी है, जो चीज़ आपने कैलकुलेट करी है उसको डॉक्यूमेंट करना है, मटीरियलिटी एज अ होल, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, और अगर आपने फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर के लिए मटीरियलिटी कैलकुलेट करी है तो वो डॉक्यूमेंट करना है, अगर कोई रिवाइज करी है तो वो आपने कैलकुलेट करना होगा। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ऑन व्हाट्सअप। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ मज़ीद और क्वेश्चन देखेंगे और इसकी एक अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज की क्लास को याद रखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।